हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी तुगलक वंश के विषय में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैयद वंश तथा लोदी वंश के विषय में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में होती है तथा ये 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल कुल 37 वर्ष का रहा। इनकी जानकारी का यानी कि सैयद वंश के विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसका एकमात्र स्रोत है यहया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही। सैयद वंश के अगर शासकों की बात करें तो इस वंश में कुल 4 शासक हुए। सबसे पहले था खिज़्र खां जो 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना करता है तथा 1421 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद शासक बनता है मुबारक शाह जो 1421 में शासक बनता है और 1433 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह जो 1434 ईस्वी में शासक बनता है तथा 1443 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन हसन शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक था, जो 1443 ईस्वी में शासक बनता है और 1451 ईस्वी तक शासक रहता है। तो इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खिज़्र खां को जो इस वंश का संस्थापक था। 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है। इसकी जो उपाधि थी वो रैयत आला थी। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके अलावा इसने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख के नाम भी अंकित करवाए थे। 1398 ईस्वी में तैमूर की सहायता के फलस्वरूप तैमूर ने उसे मुल्तान एवं दीपालपुर का सूबेदार बनाया था, जिसके फलस्वरूप उसने तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख के नाम मतलब उनके प्रति अपना कर्तव्य निष्ठा दिखाने के लिए उनके नाम को अपने सिक्कों पर अंकित कराया था। आगे देखते हैं उसका जो वजीर था उसका वजीर ताजुल मुल्क था। इसके बाद शासक बनता है मुबारक शाह जो 1421 ईस्वी में शासक बनता है और 1433 ईस्वी तक शासन करता है। उसने स्वयं को क्या किया, सुल्तान घोषित किया। मतलब इसके पिता ने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था। तैमूर और उसके बेटे शाहरुख के नाम से यहाँ पर शासन करता था, तो इसके विपरीत इसने क्या किया, स्वयं को सुल्तान घोषित किया। तैमूर तथा शाहरुख के नामों को हटाकर स्वयं के नाम के खुतबे पढ़वाए। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक इसको माना जाता है। यहया बिन अहमद सरहिंदी की जो पुस्तक है तारीख मुबारक शाही जो सैयद वंश की जानकारी के विषय में एकमात्र स्रोत है, वो जो समर्पित की गई है वो मुबारक शाह को ही समर्पित की गई है। इसके अलावा इसने जो उपाधि धारण की वो थी नायब अमीरुल मोमिनीन की। खिज़्र खां के समय सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम अंकित था, यानी कि जो सिक्के पहले से चलते आ रहे थे उसने उन्हीं को रखा। तो इसने क्या किया, उनको हटाकर यानी कि तुगलक वंश के शासकों का नाम हटाकर उन पर अपना नाम और उपाधि अंकित करवाई। अगर इसके समय होने वाले विद्रोह की बात करें तो इसके समय पर जो विद्रोह हुए उसमें सबसे पहला विद्रोह था जसरत का विद्रोह, जो कि क्या था, एक खोखर विद्रोह का नेता था। 1420 में इसने क्या किया था, कश्मीर में जब जैनुल आबदीन जब वहां पर शासक बनता है तो उसमें ये उसका साथ देता है, इसलिए जैनुल आबदीन का इसको समर्थन प्राप्त था। दूसरा जो विद्रोह होता है वो होता है कटेहर और कामपिल्ले में, वहां से इसने राजस्व एवं खराज वसूला था। अगला जो विद्रोह था वो होता है मेवात में, जो कि जल्लू और कड्डू नामक दो मेवाती सरदारों के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, मुबारकाबाद नगर की स्थापना इसने की थी, यानी कि मुबारकाबाद नगर को इसने बसाया था। सरवरुल मुल्क जिसे मलिक स्वरूप भी कहते थे उसके द्वारा इसकी बाद में हत्या कर दी जाती है। वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे, ऐसा फरिश्ता इसके बारे में कहता है। इसके बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह जो 1433 ईस्वी में शासक बनता है और 1443 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये क्या था, ये मोहम्मद शाह जो मुबारक शाह था उसका दत्तक पुत्र था, यानी कि उसने इसे गोद लिया हुआ था। इसके समय जो वास्तविक नियंत्रण था वो वजीर सरवरुल मुल्क के हाथों में था, क्योंकि उसी ने ही पिछले शासक को मारकर इसको शासक बनाया था। मोहम्मद शाह ने उसे खानेजहां की उपाधि प्रदान की। कमालुल मुल्क एक व्यक्ति था, उसके द्वारा जब सरवरुल मुल्क की हत्या कर दी जाती है तो वो कमालुल मुल्क को कमाल खां की उपाधि प्रदान करता है तथा बाद में उसे ही अपना वजीर नियुक्त कर लेता है। इसके बारे में लिखा गया है कि निष्ठा की दूसरी शपथ के साथ सुल्तान मोहम्मद का वास्तविक राज्यारोहण हुआ, यानी कि अब पूरी सत्ता जो थी कमालुल मुल्क के हाथों में आ गई और उसका वास्तविक राज्यारोहण हुआ, ऐसा के निजामी कहता है।
मालवा शासक महमूद खिलजी का जो आक्रमण था वो इसके समय पर होता है और उसका सामना करने के लिए मोहम्मद शाह क्या करता है, समाना का जो सूबेदार था उस समय बहलोल लोदी, उसको बुलाता है। इसके अलावा मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र भी कहकर पुकारा, साथ ही साथ उसे खाने खाना की उपाधि भी प्रदान की थी। इसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1443 ईस्वी में शासक बनता है और 1451 ईस्वी तक शासक रहता है और यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। ये क्या था, सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय दिल्ली सल्तनत सैयदों के हाथों से निकलकर लोदियों के पास चली गई, यानी कि इसके बाद लोदी वंश की स्थापना हो जाती है। इसका जो वजीर था वो हुसाम खां था, उससे इसका कुछ विवाद था, तो विवाद के कारण ये क्या था, दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया था, यानी कि वहीं पर रहता था, स्थायी रूप से वहीं पर बस गया। इसने जो अपने शासन की बागडोर थी वो अपने सालों यानी कि जो इसकी पत्नी के भाई थे उनको दे दी थी। दोनों के मध्य बाद में संघर्ष हुआ, यानी कि दोनों सालों के मध्य संघर्ष हुआ और एक की मृत्यु हो गई उसमें, और दूसरे को जनता ने ही मार डाला और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाद में दिल्ली वासियों ने क्या किया, नगर पर कब्जा करके जो बहलोल लोदी था, समाना का सूबेदार, उसको शासन की बागडोर संभालने के लिए बुलाया। बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह के पास एक संदेश भिजवाया कि आपके राज्य की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि बदायूं के परगने से ही मैं संतुष्ट हूं और तुम्हें राज्य दे रहा हूं। ऐसा कहकर उसने शासन संभालने से इनकार कर दिया और बाद में जो पूरा शासन था वो बहलोल लोदी को प्राप्त हो गया। फिर क्या था, 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने एक नए वंश की स्थापना की जिसको लोदी वंश कहते हैं। तो इस तरह से लोदी वंश की स्थापना हुई। तो आगे देखते हैं हम लोदी वंश के विषय में, जो 1451 ईस्वी में स्थापित होता है और 1526 ईस्वी में जब मुगल वंश की स्थापना होती है तब तक शासन दिल्ली सल्तनत पर करता है। तो देखते हैं, अगर देखा जाए तो ये दिल्ली सल्तनत का क्या था, अंतिम राजवंश था। इससे पहले हम 4 राजवंशों को पढ़ चुके हैं, तो ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था क्योंकि इसके बाद सत्ता मुगलों के पास चली जाती है। इसके अलावा प्रथम अफगान राजवंश था क्योंकि ये अफगानी थे। सत्ता हस्तांतरण के समय क्या था, बहलोल लोदी का कोई भी विरोध नहीं हुआ क्योंकि जो शासक था अलाउद्दीन हसन शाह, उसने इसको खुद ही शासक बनाया था। बहलोल लोदी का जन्म उसकी मां की मृत्यु के पश्चात शल्य क्रिया से हुआ था। इसके अलावा लोदी वंश के अगर शासकों की बात करें तो 3 शासक इनके वंश में हुए। पहला था बहलोल लोदी, जो इसकी स्थापना करता है, 1451 में शासक बनता है और 1489 ईस्वी तक शासक रहता है। सल्तनत काल का सबसे लंबा कार्यकाल देखा जाए तो इसी का था, जो कि 30 वर्ष था। इसके बाद शासक बनता है सिकंदर लोदी, जो 1489 में शासक बनता है और 1517 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो 1517 ईस्वी में शासक बना और 1526 ईस्वी जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इसके मध्य, तब तक रहता है। और प्रथम युद्ध में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, उसमें इसका अंत हो जाता है और मुगल सल्तनत का आरंभ वहां से प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बहलोल लोदी के विषय में, जो 1451 ईस्वी में शासक बना और 1489 ईस्वी तक शासक रहता है। तो लोदी वंश का इसको संस्थापक माना जाता है, यानी कि लोदी वंश की इसने स्थापना की। मोहम्मद शाह ने उसे अपना पुत्र कहा और खाने जहां की उपाधि भी प्रदान की थी। फरिश्ता के अनुसार इसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। पहला क्या था, अलाउद्दीन आलम शाह के पत्र से पहले इसका राज्य अभिषेक हुआ जब जनता ने इसको इन्वाइट किया था। इसके बाद इसने जब अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखा था, तो उसके बाद जब उसने इसे अपना राज्यकाल सब सौंप दिया तो उसके बाद भी इसने अपना राज्यारोहण कराया था। आगे देखते हैं, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाना उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि जौनपुर इससे अलग हो चुका था। जो शर्की राज्य की स्थापना मलिकुल सरवर के द्वारा की गई थी, तो जौनपुर का स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो जाता है। दिल्ली के निकट नरेला के युद्ध के बाद ये कार्य होता है। इसके अलावा शेख यूसुफ जो शेख बहारुद्दीन जकारिया के वंशज थे, उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बहलोल लोदी ने मुल्तान पर आक्रमण भी किया था। आगे देखते हैं, 1485 ईस्वी में बहलोल लोदी ने अपने अंतिम समय में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। उसने क्या किया, जौनपुर का जो राज्य था अपने एक पुत्र मुबारक खां को दे दिया। इसके अलावा कड़ा मानिकपुर का जो एरिया था वो मुबारक खान नौहानी को दे दिया। लखनऊ और कालपी का जो एरिया था वो अपने पुत्र आजम हुमायूं को दे दिया और जो बदायूं का क्षेत्र था उसे खाने जहां लोदी को दे दिया। अपने दूसरे पुत्र निजाम खां, जो सिकंदर लोदी के नाम से जाना गया, उसको अपना उत्तराधिकारी इसने घोषित कर पंजाब, दिल्ली और दोआब का क्षेत्र प्रदान किया। ग्वालियर अभियान उसका अंतिम अभियान था और इसी समय लौटते समय मार्ग में लू लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा देखा जाए तो ये लोदी वंश का योग्य शासक था। सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया, कुल 38 वर्ष। राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर यह आधारित था। कई हिंदू सरदार इसके अंडर कार्य करते थे, जैसे राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद तथा राय दादू उसके दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने लूट के माल खुम्स से कोई हिस्सा नहीं लिया, जबकि अलाउद्दीन
खिलजी और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने ज़्यादा लिया था और सैनिकों को कम दिया था। इसने सैनिकों से कुछ भी नहीं लिया, पूरा का पूरा सैनिकों को ही दे दिया। बहलोली नामक एक चांदी का सिक्का इसने चलाया जो बाद में अकबर के समय तक चलता रहा था। बहलोल लोदी का राजत्व अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था, ऐसा आरपी त्रिपाठी कहते हैं। बहलोल लोदी क्या करता था, सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था तथा उन्हें मसनद ए आली कहकर पुकारता था। आगे इसके बाद शासक बनता है सिकंदर लोदी जो 1489 ईस्वी में शासक बनता है और 1517 ईस्वी तक शासन करता है। इसका जो मूल नाम था वो था निजाम खां। तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत की सीमा में अधिकतम वृद्धि इसी के काल में हुई थी। जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था वो कम हो गया था। बाद में जो वृद्धि हुई अधिकतम वो इसी के समय पर हुई। उसने सरकी सुल्तान द्वारा निर्मित मस्जिद को नष्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में उलेमा वर्ग के कारण उसे वापस ले लिया। 1504 में उसने मद्रालय के विरुद्ध कूच किया, वहां स्थित मंदिर को नष्ट किया और वहां पर एक मस्जिद बनवाई। इसके अलावा हिसाब में गबन के लिए उसने मुबारक खां लोदी को दंडित भी किया था। आगे देखते हैं, भूमि की माप करने के लिए उसने क्या किया, गजे सिकंदरी नामक प्रमाणिक जो एक माप थी उसकी शुरुआत की, जिसमें 39 खाने होते थे। यह मुगल काल तक प्रचलित रही थी। खाद्यान्न पर से उसने चुंगी कर को हटा लिया, साथ ही लगान तालिका का निर्माण भी उसने कराया। हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि काफी कट्टर मुस्लिम शासक था। मंदिर एवं मूर्तियों को उसने नष्ट करा दिया। उसने नागरकोट की जो ज्वालामुखी मंदिर है उसकी मूर्ति को मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। इसके अलावा एक व्यक्ति था लोधन नामक हिंदू को उसने इसलिए मृत्युदंड दे दिया था क्योंकि उसने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों को सत्य बताया था, जबकि यह एक कट्टर मुस्लिम था। मुहर्रम में ताजिए निकालना इसने बंद करवा दिया। मुस्लिम स्त्रियों के पीरों और संतों की मजार पर जाने से इसने रोक लगा दी। देखा जाए अगर एक शासक के रूप में तो लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में उसने आगरा की स्थापना की और बाद में उसे अपनी राजधानी बनाया और तभी से जो सल्तनत की राजधानी थी वो दिल्ली से हटकर आगरा आ गई। इसके अलावा यह फारसी भाषा का ज्ञाता था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। प्रत्येक रात 10 विद्वान उसकी सैया के पास आकर चर्चा करते थे। फिरोज शाह तुगलक की तरह उसने भी मुस्लिम विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु दहेज का प्रबंध किया था। आगे देखते हैं, इसके समय पर संस्कृत के औषधि शास्त्र के ग्रंथ तिब्बे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया, यानी कि संस्कृत का जो औषधि शास्त्र का ग्रंथ था उसको इसने तिब्बे सिकंदरी के नाम से अनुवादित कराया, जिसका अनुवाद जो था वो जो इसका वजीर था मियाँ भुआ उसने किया था। इसके अलावा इसका जो तिब्बे सिकंदरी का जो दूसरा नाम है वो फरहंगे सिकंदरी भी है। इसके समय में संगीत पर एक ग्रंथ लज्जत सिकंदरी नामक ग्रंथ की भी रचना की गई। मियाँ ताहिर उसके दरबार से ही संबंधित था। इसके अलावा मियाँ भुआ के द्वारा 1505 ईस्वी में दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जो लोदी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसके बाद शासक बनता है इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत के साथ साथ ये लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी ग्वालियर को अपने राज्य में मिलाना। इसके टाइम पे क्या हुआ, जो अमीर थे उन्होंने सत्ता का ही विभाजन कर दिया। जो दिल्ली थी वो इब्राहिम लोदी को प्रदान कर दी गई और जो जौनपुर वाला एरिया था वो जलाल खान जो इसका भाई था उसे दे दी गई। ग्वालियर का शासक उस टाइम पे विक्रमजीत था। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ में भाग लिया था। आगे देखते हैं, मेवाड़ के साथ जो इसका पूरा संघर्ष था वो सिकंदर लोदी के समय से ही था और जो मेवाड़ था वो राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था और दोनों के मध्य जो झगड़ा था वो मालवा पर अधिकार को लेकर था। मालवा का प्रधानमंत्री उस टाइम पे मेंदिनी राय था, जिसे राणा सांगा का समर्थन प्राप्त था। ग्वालियर के निकट खतौली के युद्ध में जो 1517 से लेकर 18 के बीच में होता है, दोनों के मध्य इसमें युद्ध हुआ। सूबेदार दरिया खान नूहानी तथा खाने जहां जो लोदी था उसका विद्रोह भी इसके समय पर होता है। इसके अलावा पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने उसकी शक्ति को कम करने के लिए मुगल शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। इसके अलावा बाबर अपनी आत्मकथा में कहता है कि बाबर को राणा सांगा का भी आमंत्रण भारत पर आक्रमण करने के लिए मिल चुका था। 12 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी जो हत्या थी या जिसकी जो मृत्यु थी वो युद्ध स्थल पर हुई थी। सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी का जो राजत्व था वो तुर्की राजत्व के अधिक निकट था। आगे देखते हैं, उसने प्रांतीय अमीरों को अपनी राजधानी से 6 मील चलकर सुल्तान के आदेशों को सम्मान पूर्वक ग्रहण करने की परंपरा भी प्रचलित की थी। राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, ये इब्राहिम लोदी का ही कथन है।
आगे देखते हैं 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में लोधी वंश को समाप्त कर दिया, साथ ही मुगल वंश की स्थापना की। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से लोधी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना आगे होती है। अपने अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे मुगल वंश को। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।